हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अगला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 10th का, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो इसको आज हम लोग डील करने वाले हैं और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अपवर्तन से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। इससे पहले आपने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने उसको पूरा रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में, कुछ वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक जितने भी वीडियो हैं उनको नहीं देखा है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप क्या करें कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे ताकि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे वीडियो अपलोड्स के, वे आप तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है और देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, एक हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं से, और उसके बाद अपवर्तन क्या होता है, माध्यम क्या होता है, अपवर्तन से जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। प्रकाश आखिर अपवर्तित होता ही क्यों है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे अपवर्तन के नियम को, और अंत में हम लोग समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज इस लेक्चर में डील करने वाले हैं और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगले वीडियो लेक्चर्स में आते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे आसपास, हमारे जो भी हमारे अराउंड है, हमारे चारों ओर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू जो है यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं हैं प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी, जिनमें से कुछ को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे, जब आप लेंस का यूज़ करते हो, हैंड लेंस का, है ना, तो यहाँ पे भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष का जो बनना है वो भी अपवर्तन के कारण होता है। आप एक पानी भरे ग्लास में, शीशे के ग्लास में, अगर आप ऐसे एक पेंसिल या कोई लकड़ी का डंडा रखेंगे तो वो हल्का टिल्टेड दिखेगा, अपनी जगह पे नहीं दिखेगा। तो ये भी अपवर्तन के कारण है। जितना भी आपका कैमरा काम करता है, दूरबीन है ना, ये सारी जो है चीज़ें अपवर्तन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती हैं, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश का जो है 7 भागों में बंटना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है ना। कई बार आप देखोगे, क्या ऐसे तो आपको नहीं पता होगा अगर आपने इससे पहले नहीं देखा हो, तो जो सूर्योदय होता है वो क्या होता है कि जब सूर्य वास्तव में क्षितिज पे होता है ना। क्षितिज किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ खड़े हो तो इसके सामने जो आपको लाइन आएगा वो क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज पे होने के पहले हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। 2 मिनट का अंतराल होता है जनरली, है ना। 2 मिनट पहले हम लोग को सूरज मतलब दिखने लगता है, मतलब सूर्योदय हम लोग को शुरू में ही लगता है कि अब सूर्योदय हो चुका है ना। एक्चुअल में सूर्योदय हुआ उससे पहले सूर्योदय हो जाता है, और जो सूर्यास्त है वो भी थोड़ा देर से हम लोग को, सूर्यास्त का जो भी समय है वो भी थोड़ा देर हो जाता है, 2 मिनट बाद होता है। एक्चुअल में जो हुआ उसके बाद तक हमको दिखते रहता है सूरज, है ना। तो ये सारी घटनाएं जो है, ये सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। और इसके अलावे एक बहुत ही कॉमन घटना है, इसको हम लोग कहते हैं मरीचिका। ऐसे रेगिस्तान में ये ज़्यादा होता है, फिर भी अगर आप गर्मी के दिन में आप जा रहे हो रोड पे, तो आपको कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सामने कुछ दूरी पे से पानी गिरा हुआ है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मरीचिका, मिराज। और ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। ये ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में, है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किसी पेड़ के पास क्या है, उसके नीचे पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे होता नहीं है, है ना। तो ये एक दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे चीज़ों को, तब भी वहाँ पे आपको अपवर्तन का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। तो ये सारी घटनाएं
क्या हो रही हैं, प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को करना ये है, ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था, हम लोग इसके बारे में और थोड़ा बहुत जो आपके सिलेबस में है वही कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें इस सिलेबस में का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि आप देखोगे कि जो हम लोग को केवल सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से ही हम लोग को पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल जाना ज़रूरी नहीं है। फिर भी एक इंट्रोडक्शन, आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे कवर किया हुआ है। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग अपवर्तन कहते किसे हैं, है ना। तो होता ये है कि अपवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाती है, तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, या अपने जो पहली दिशा है उसकी वो नहीं रहती, अब दिशा किसी और दिशा में मुड़ जाती है, मतलब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे उसकी दिशा में परिवर्तन होने की जो घटना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तन, है ना। अब प्रकाशिक माध्यम कहने का मतलब क्या है, तो प्रकाशिक माध्यम हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रकाशिक माध्यम, है ना। जैसे हवा, है ना, प्रकाशिक माध्यम जनरली जब हम बात करते हैं तो हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि उसका घनत्व तो क्या है, चारों सभी जगह सेम है ना। मतलब अगर घनत्व में बदलाव आएगा ना, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि प्रकाश तब भी क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा, है ना। जब भी क्या होता है, हवा के घनत्व में या कोई भी मटेरियल के घनत्व में जिससे भी लाइट पास कर रही है उसमें बदलाव आएगा, तो प्रकाश जो है अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है ना। तो जब भी हम लोग प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम में हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसा माध्यम जिसमें उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो बनावट है पूरी जगह समान है ना। तो वैसे माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। आप कुछ एग्जाम्पल जैसे हवा है, पानी है, कांच है, ये सब कुछ प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी किरण, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, अपना रास्ता मोड़ लेती है, दूसरे रास्ते में चली जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन। आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में क्या है, अगर जैसे इस कंडीशन में ही हम लोग देखें तो आप पाएंगे क्या कि जो मछली है वास्तव में यहाँ पे है, और प्रकाश की किरण यहाँ से ही ऐसे जाके, और जब ये इधर जा रही है तो ये अपना रास्ता बदल दे रही है। इस कारण से ये मछली हम लोग को यहाँ न लग के लगता है कि मछली में यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी मछली मारने वाले लोग हैं उनको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस हो जाता है ना। कई बार आप देखोगे क्या कि जो जितना गहरा रहता है उतना गहरा दिखता नहीं है ना। जो तालाब है वो जितना गहरा है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये तो कम ही गहरा है ना। तो ये सारी घटनाएं जो है ये अपवर्तन के कारण हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि प्रकाश जो है इधर से जाने के बाद अपने पूर्व पथ से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ग्लास स्लैब से जब क्या होता है, ये ग्लास का स्लैब है ना, आयताकार या घनाभ जैसा टुकड़ा है। जब इसके एक सतह पे लाइट ऐसे आती है तो ये अपने क्या हो रहा है, माध्यम अपने पूर्व पहले वाले रास्ते से अपना रास्ता बदल ले रही है, और फिर जब ये बाहर निकल रही है तो ऐसे चली जा रही है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, इधर हवा है और इधर कांच है, तो कांच हवा से कांच में जब गया प्रकाश तो ये अपना रास्ता बदल लिया, और फिर कांच से हवा में आने पे फिर रास्ता बदल लिया ना। तो जब जब माध्यम का परिवर्तन होगा, है ना, वह तब क्या होगा कि प्रकाश जो है अपना रास्ता बदलेगी, और इसी घटना को हम लोग कहेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इससे जुड़े, है ना। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है माध्यम के प्रकार। माध्यम आखिर जो प्रकाशिक माध्यम की बात हो रही है, माध्यम मतलब प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम जो है ना दो प्रकार के, एक है सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, है ना। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है ना वो दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कहने का मतलब क्या कि एक की तुलना में दूसरा सघन होगा या एक की तुलना में दूसरा विरल होगा। ठीक है, तो सघन माध्यम किसको कहेंगे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में कम हो, है ना, तो उसको बोलेंगे सघन माध्यम, है ना। प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में क्या है, कम है ना। ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में क्या है,
कम है तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग विरल माध्यम को देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको जो हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल है उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विरल माध्यम का अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो इसका ठीक उल्टा, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक है ना, किसके, दूसरे माध्यम की तुलना में, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक है तो ऐसे माध्यम को दूसरे माध्यम की तुलना में विरल माध्यम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए हैं ना, अलग अलग माध्यम में, ऐसे आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। प्रकाश की चाल दी गई है, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा सा ऐसे होता है 2.999 समथिंग × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन हम लोग लगभग कैलकुलेशन के लिए ऐसे लगभग में लिख देते हैं 3, है ना, इजी करने के लिए। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड आएगा। 3 लाख मीटर नहीं, शायद किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है निर्वात में, और हवा में भी इससे थोड़ा सा कम है तो हम लोग लगभग सेम ले लेते हैं। तो हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग जितना भी लेंगे ना उसमें सब में हम लोग इसको लगभग दोनों को बराबर ही लेने वाले हैं, तो जो भी वैल्यू होगा निर्वात का और हवा का लगभग सेम ही माना जाएगा। पानी में प्रकाश की चाल अगर बात करें तो ये है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है, इसको कंपैरिजन करे से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग को दोनों को कंपेयर, तो हम लोग ये देखेंगे जैसे इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग हवा का पानी से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या, इसकी तुलना में इसमें प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है ना, तो पानी की तुलना में हवा जो है वो विरल माध्यम है ना, पानी की तुलना में हवा जो है वो क्या है, विरल माध्यम, और हवा की तुलना में इसका चूंकि प्रकाश की चाल क्या है, पानी में कम है, तो हवा की तुलना में ये सघन माध्यम है ना। तो हमेशा सघन माध्यम या विरल माध्यम जो है वो किस पे निर्भर करेगा कि हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं। अगर इन दोनों को आपस में तुलना करें तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, इसमें कम, तो इसकी तुलना में ये क्या है, ये सघन विरल माध्यम है, और ये इसकी तुलना में सघन माध्यम है ना। इन दोनों को आपस में अगर तुलना करें तो ये विरल माध्यम हुआ और ये हुआ सघन माध्यम, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी तुलना करेंगे सघन और विरल की, तो हमेशा दो का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, दो को हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे। कभी भी एक को हम लोग एक माध्यम को लेके और उसको देख के हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए अब क्या है कि एक चीज और नोटिस करना है कि जब भी हम लोग जब बोलते हैं कि कोई सघन माध्यम है और कोई विरल माध्यम है, तो उसका उसके डेंसिटी या घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर वस्तु या कोई माध्यम प्रकाशिक रूप से अगर वो सघन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो डेंसिटी होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब घनत्व भी ज़्यादा होगा। घनत्व होता क्या है, तो घनत्व एक छोटे से मतलब इकाई आयतन में कितना उसमें भरा हुआ है उसका द्रव्यमान, है ना। कौन की मात्रा जितना ज़्यादा होगी कम जगह में उतना ज़्यादा हम लोग बोलेंगे कि उसका घनत्व ज़्यादा है ना। लेकिन इससे कोई लेना देना, इस घनत्व का प्रकाशिक घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई पदार्थ उसका पदार्थीय घनत्व अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम हो, है ना। अगर उसका घनत्व जो हमारा होता है मतलब उसमें छोटे से आयतन में ज़्यादा कण है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाशिक रूप से भी सघन माध्यम होगा। थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं है, आप नहीं भी इसको समझ सकते हो, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
देखिए होता क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना। जब वो सघन माध्यम से, चूंकि अब हम लोग माध्यम को समझ चुके हैं, तो जब क्या होगी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो यहाँ पे रहता है एक अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर इसका उल्टा होगा, मतलब विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगी, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। अभी हम लोग इसको देखेंगे पहले, लेकिन इससे जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक होता है क्या, अपवर्तक सतह, है ना। परावर्तक सतह था पिछले परावर्तन में, और यहाँ पे ये अपवर्तक सतह है। बाउंड्री जो है दोनों माध्यम के बीच के का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपवर्तक सतह। तो ये वाला जो लाइन हुआ, ये हमारा हुआ अपवर्तक सतह। ठीक है, क्या हुआ, ये हुआ अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह दो माध्यमों को, दो प्रकाशिक माध्यमों को अलग करने वाली जो रेखा होती है ना, या सतह होती है, उसी को हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। इस माध्यम के, है ना, इस बाउंड्री के इधर दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है ना, तो ये अपवर्तक सतह हुआ। किसी अपवर्तक सतह पर आके टकराने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं आवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने परावर्तन के नियम को समझा था, उस हिसाब से कुछ यहाँ भी है ना। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आएगा, क्योंकि ये किरण जो है इस माध्यम में चली जा रही है, वो इस कारण से हो रहा है ना। किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली अपवर्तक सतह पे टकराने वाली किरण जो है वो क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी, है ना। अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण। ठीक है, ये जो है आपतित किरण है, ये है अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण क्या होगी, मतलब अपवर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जाने वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण कहलाती है। तो इस वाले कंडीशन में ये वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण। ठीक है, ये वाली जो रेखा है वो क्या है, अपवर्तित किरण। उसके बाद है अभिलंब, है ना। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, है ना। यहाँ पे जहाँ पे ये टकरा रही है किरण, है ना, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे जो दोनों माध्यमों पे में लंब खींचा जाता है उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, अभिलंब है। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा आपतन कोण का। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और यहाँ पे अपवर्तन कोण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप कि क्या क्या है ना। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, या फिर हम लोग इसमें देख लेते हैं। चलिए, हम इरेज कर चुका है, यहाँ देखते हैं। ये जो है ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। ये अपवर्तक सतह है, ये अभिलंब कहलाता है, जो डॉटेड लाइन है। ये कोण, ये आपतन कोण है। ये जो है ये अपवर्तक कोण है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और एक और है विचलन कोण, है ना। विचलन कोण क्या होता है, जैसे देखिए हो क्या रहा है, जैसे ये जो किरण है ऐसे आई, अगर ये मीडियम नहीं रहता है ना, माध्यम में बदलाव नहीं रहता, तो ये ऐसे सीधे चली जाती। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मीडियम के कारण इधर चली जा रही है, तो यहाँ इतना कोण से ये विचलित हो गए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसको डेल्टा से लिखा जाता है, कुछ ऐसा सिंबल है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो
विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण अपने पूर्व पथ से जो कोण बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन के बाद अपने जो अपवर्तन कोण के साथ जो आपतित किरण का जो पहला रास्ता रहता है उन दोनों के बीच जो बना कोण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा से लिखा जाता है। अपवर्तित किरण अपने पूर्व पथ से जो कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसको हम लोग डिस्कस करें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक बाउंड्री है और इसके इधर ये माध्यम 1 है ना, माध्यम 1 है और इसके इस पार माध्यम 2 है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं, है ना। ये ऐसा हो सकता है कि इधर वाला माध्यम जो है वो विरल माध्यम है, जैसे कि हवा है, और इधर वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है ना, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण ऐसे आती है ना, तो ये यहाँ पे अभिलंब बना लेते हैं हम लोग। तो ये अपवर्तन के बाद, एक्चुअल में ये ऐसी जानी चाहिए, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ से जानी चाहिए लेकिन ये इधर की ओर शिफ्ट हो गई, है ना। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ऐसा देखा गया है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। और यही अगर दूसरा कंडीशन रहे, है ना, मान लीजिए कि हमारा जो है ये माध्यम आपस में उलट जाए, है ना, लाइक कुछ ऐसा हो जाए, देखिए अगर ये क्या हो जाए, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है ना, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी ना तो अभिलंब से दूर की ओर, मतलब इधर की ओर कहीं चली जाएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, और जब वो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये बदलाव क्यों आता है। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके तरंग दैर्घ्य में बदलाव आता है। तो तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? जैसे एक तरंग है, कुछ ऐसा हुआ, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से ये जो हुआ ये एक पूर्ण तरंग कहलाता है ना। और इसकी जो ऐसे लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, है ना। जो अक्ष पे सीधी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। एक सेकेंड में ऐसा ऐसा कितना बनेगा उसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। और इसको कहते हैं, ये अधिकतम जो विस्थापन होता है इस लाइन से उसको हम लोग कहते हैं आयाम, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पीक टू पीक जो डिफरेंस है उसको लैम्डा से लिखा गया है। आप शुरू से यहाँ तक लीजिए, कहीं से भी आप एक वेव का लेंथ ले लीजिए तो क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। तो होता ये है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, उसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों बदल जाता है ना। वेग तो हम लोग देखे ही हैं, हवा में अलग है वेग, पानी में अलग है, सब में अलग है। तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है? बदल जाता है। एक चीज जो है वो नहीं बदलती है और वो है क्या? आवृत्ति। मतलब एक सेकेंड में ऐसा कितना तरंग बनेगा वो फिक्स रहता है ना। भले ही उसका साइज छोटा हो जाए, जैसे कि ये अभी इतना था, इतना बड़ा वेव बन रहा है, तो क्या होगा कि अब छोटा वेव बनेगा, लेकिन अब छोटा तरंग बनेगा, लेकिन एक सेकेंड में जितना पहले कंपन करता था उतना ही अब भी कंपन होगा, है ना। मतलब ऐसे ऐसे जो हो रहा है ना। तो दो चीज बदल रहा है, वेग और तरंग दैर्घ्य। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बताइए किस चीज में परिवर्तन
होगा और किस में नहीं होगा। तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, और नहीं परिवर्तित होगा कौन सा, आवृत्ति, है ना। और देखिए कुछ ऐसा होता है, हालांकि ये आपके लेवल का चीज़ नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा प्रकाश की किरण है ना। तो देखिएगा क्या कि ये वाली जो यहाँ पे जो किरण होगी यहाँ पे, वो थोड़ा पहले टकराएगी, है ना। और इधर वाली जो किरण है इतना अंतराल बाद, है ना, जो भी इसमें टाइम लगे, है ना, उतनी देर बाद ये टकराएगी। और इसके कारण ये थोड़ा सा इस माध्यम में चली गई रहेगी, अब ये शुरू करेगी, तो इस कारण से ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज क्यों आ रहा है, दिशा में परिवर्तन, उसके आवृत्ति में परिवर्तन के कारण, और सॉरी आवृत्ति बोल रहे हैं, तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन के कारण आ रहा है। चलिए अब है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन अब है क्या, आपको पता चल चुका है। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े दो नियम है ना। पहला नियम जो है वो सेम टाइप का है, बस परावर्तित की जगह यहाँ पे अपवर्तित किरण आ गया है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह का अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन, दो बिंदु पे जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। मतलब ये है कि चाहे आप यहाँ पे कुछ भी रख दो, है ना, जैसे यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, एक यहाँ पे माध्यम अलग हो रहा है, लेकिन अगर आप ये बोर्ड की सतह से अगर आप लाइट चलेगी छूते हुए, तो ये अपवर्तन के बाद बोर्ड की सतह में रहेगी, इधर बाहर की ओर या भीतर की ओर नहीं चली जाएगी, अपनी दिशा नहीं बदलेगी, वो हमेशा सतह में ही रहेगी, है ना। यही कहता है, जैसा कि आपने परावर्तन के नियम में भी देखा था। दूसरा जो नियम है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज, प्रकाश के किसी विशेष रंग, है ना, तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, माध्यम भी कुछ खास होना चाहिए, हर एक माध्यम के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, इसलिए ये निश्चित माध्यमों को युग्म के लिए बोला जा रहा है ना। आप देखेंगे अगर यहाँ पे माध्यम और यहाँ पे माध्यम कुछ अलग अलग हैं, तो फिर चेंजेस आएंगे, है ना। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या आपको के लिए, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, साइन थीटा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन को हम लोग कहते हैं ज्या, है ना, हिंदी में, है ना। और एक कॉस थीटा होता है, आपके मैथ से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो कॉस को हम लोग कहते हैं कोज्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण की ज्या, है ना, मतलब आपतन कोण ये है, इसमें ज्या लगाना है, मतलब साइन लगाना है, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना, मतलब साइन आई, है ना। अगर आपतन कोण को हम लोग आई से लिखिए, अपवर्तन कोण को आर से, तो साइन आई बटे साइन आर का जब वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा एक फिक्स नंबर ही आता है। कब, जब ये दोनों माध्यम फिक्स है और प्रकाश का रंग भी सेम है। एक बार आप अलग प्रकाश लिए अलग रंग का, दूसरी बार अलग रंग का लीजिएगा, तब ये नियतांक नहीं आएगा। या फिर इस माध्यम को, जैसे एक बार हवा पानी ले लिए, एक बार शीशा और पानी ले लिए, या शीशा और हवा ले लिए, तो उस कंडीशन में भी साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत नहीं आएगा। जब माध्यम फिक्स है, लाइट का कलर एक ही लेना है, क्योंकि अलग अलग कलर का अपना अपना आवृत्ति होता है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए आपको एक ही कलर लेना है ना, किसी खास रंग, हर एक रंग के लिए अलग अलग अनुपात का वैल्यू आएगा, है ना। इस नियतांक को एन या म्यू से सूचित किया जाता है। कुछ बुक में एन यूज करते हैं, कुछ लोग म्यू से लिखते हैं, आजकल एन ज़्यादा यूज हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। इस नियम को, जो सेकेंड नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, उसको स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं माध्यम का। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये जो नियतांक आएगा, है ना, साइन आई बटे साइन आर, उसको हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। तो अपवर्तनांक आखिर क्या है, तो आप देखोगे क्या कि जो अपवर्तनांक है वो ये बताता है कि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी गुनी है। ठीक है,
किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या बताता है कि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी गुनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे अभी और हम लोग जब अपवर्तनांक पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो अभी छोड़िए, रहने देते हैं। आपको ये दोनों जो है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। स्नेल से नियम को भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल में संबंध ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है। इसी भौतिक राशि को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। और ये दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम में का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हवा में प्रकाश की चाल बटे किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखेंगे क्या, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि निर्वात और हवा का स्पीड क्या है? प्रकाश की चाल दोनों में सेम है, तो हमेशा यहाँ पे निर्वात या हवा का ही यूज किया जाएगा, है ना। तो हवा का चूंकि क्या होगा, ऊपर हमेशा हवा में प्रकाश की चाल क्या है? हमेशा बड़ी होगी, है ना। और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, है ना। इससे क्या होगा? ये वाला वैल्यू हमेशा छोटा होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो वैल्यू आएगा, है ना, वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, है ना। अगर हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो बाकी सारे माध्यम का, है ना, क्योंकि ऊपर सबसे ज़्यादा है और हमेशा नीचे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? हमेशा कम होगी। तो इसलिए हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि आपको अगर देखेंगे क्या कि हम लोग को माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है ना। अगर किसी माध्यम में इसी फॉर्मूला से अगर देखें तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? इसको इधर लाएंगे तो हवा में प्रकाश की चाल बटे जो भी माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप क्या देखेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल को 1 से बड़ा वैल्यू से भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा? एक छोटा वैल्यू आएगा। तो हमेशा ये तो छोटा आएगा ही। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखे कि, एक मिनट, वन बाई, मान लीजिए m से हम लोग लिख दे रहे हैं, इंटू हवा में प्रकाश की चाल। बाकी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल का ये इतना गुना है ना। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मतलब हम लोग ये पता कर सकते हैं, अगर ये भी पता रहे तो ये तो पता कर ही सकते हैं, सिंपल से देख सकते हो। ऐसा कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग को दो माध्यम के बीच अपवर्तनांक दिया रहेगा या एक सीधे माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया रहेगा,
और बोलेगा कि बताइए उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। तो हवा में प्रकाश की चाल को क्या करेंगे, हम लोग माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल मिल जाएगी। और हवा में प्रकाश की चाल जो है आपको पता है कि आपको क्या होना चाहिए, हमेशा से पता रहता है, याद ही रहता है। चलिए अब सापेक्ष अपवर्तनांक, जब हवा के अतिरिक्त दो प्रकाशिक माध्यम की तुलना की जाएगी, है ना, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि एक की तुलना में दूसरे का जो है कितना है ना। जैसे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे इसमें ये कब यूज करते हैं, जब दोनों में से कोई भी माध्यम हवा नहीं हो, क्योंकि एक हवा रहेगा तो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग सिंबल लिखते हैं 1n, यहां से 1 2, तो इसका मतलब है कि माध्यम एक की तुलना में माध्यम एक का दो की तुलना में अपवर्तनांक क्या है ना। तो जो बाद में रहेगा उसको नीचे से डिवाइड करेंगे, है ना। इस प्रकार से फॉर्मूला आता है। आपको कुछ का वैल्यू पता होना चाहिए। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम लोग ऊपर मान ले कि निर्वात से कंपैरिजन करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 0003 है ना, 1 के करीब है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इसको 1 ही लेके चलते हैं। पानी का आपको वैल्यू याद होना चाहिए 1.33 है ना। क्राउन कांच का होता है 1.48 से 1.61 तक। सघन फ्लिंट कांच का होता है 1.53 से 1.96। सबसे ज़्यादा होता है हीरा का। ऐसे और भी कुछ वैल्यू आपके बुक में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये कई बार पूछा जाता है बार बार कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका होगा, तो हीरा का होता है। अगर आपको कई बार जैसे N12 अगर आपको दिया हुआ है तो N अगर जैसे 2 1 निकालना होगा तो इसी को क्या कर देंगे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब जो भी अपवर्तनांक रहेगा ना उसी को उलट देंगे, है कि नहीं। N21 को हम लोग लिख सकते हैं 1/N12, है ना। ये वाला आपको पता है, ये वाला निकालना है तो इसी को उलट दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो अगर एक माध्यम की तुलना में दूसरे में प्रकाश की चाल, मतलब दूसरा का अपवर्तनांक पता है तो दूसरे की तुलना में पहले का निकालना है तो उसी को उलट देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, अब है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या है। देखिए, मान लीजिए कि किसी का सापेक्ष अपवर्तनांक है N1 और दूसरे माध्यम का N2, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, इसकी तुलना में इसका निकालना है ना, N1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, N1 को N2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात ही क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर है ना। एक बार आप चेक कर लेते हैं। पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या लिखेंगे, हवा में प्रकाश की चाल। ये हमने सही निकाला है कि नहीं, हो सकता है कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए मैं चेक कर लूँ। हवा में प्रकाश की चाल बटे क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ये हो गया हमारा N1 का वैल्यू, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 मतलब पहले माध्यम का, दूसरे का अगर N2 का वैल्यू निकाले तो हवा में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/1 ऐसे रहेगा, तब होगा मतलब 2 का 1 के सापेक्ष रहेगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, है ना, n1 2 रहेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, जो इधर रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो इधर रहेगा उसको नीचे रखें, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिलेशन आता है। जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक का ही एक अनुपात होता है, बस सही तरीके से आपको लगाने आना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट जो है आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।